अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल और यकीनन एक नया हफ्ता, एक नई शुरुआत, और इस नई शुरुआत में हम सब के जहनों में एक ही सवाल कि कब तक हम लॉकडाउन में रहेंगे। इट इज़ कमिंग टू अ पॉइंट जब हम ही नहीं पूरी दुनिया में लोग इस बात से उकता चुके हैं, लेकिन उससे भी बड़ा असर मईशत पे है। इस वक्त अगर आप नोट करें, ओवर द वीकेंड मैंने एक न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल पढ़ा और उन्होंने कहा कि जो जाहिर सी बात है, इस वक्त आपको एक माशरे की जो तबकाती फ़र्क है वो बिल्कुल वाज़े नज़र आ रहा है। जहाँ एक अपर क्लास इस वक्त आपको अपने विलाज में, अपने स्विमिंग पूल के पास, अपने वरांडा, अपने गार्डन में रिलैक्स करती हुई नज़र आती है आइसोलेशन में, वहीं दूसरी तरफ जो बिल्कुल निचली सतह पे लोग हैं उनको भी राहत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उनके लिए बहरहाल राशन ड्राइव्स हो रही हैं, उनके लिए बात बेसिक सर्वाइवल की है। लेकिन इस वक्त अगर आप दरअसल इकॉनमी को देखें तो आपकी वर्किंग क्लास उसको चला रही है। अब एक लम्हे के लिए सोचिए कि अगर यही हमारा न्यू नॉर्म बन गया, यानी इस माशरे में वक़्त या प्रोडक्टिविटी सिर्फ उसी इंसान की रह गई जो इन एसेंशियल्स वर्किंग क्लास में शामिल होता है, तो फिर ये कैसा माशरा होगा। इस वक्त तमाम वो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, फील्ड में काम करने वाले लोग, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, यहाँ तक कि आपके बैंकर्स और रिटेल कॉन्टैक्ट स्टाफ इस वक्त काम पे मौजूद है। लेकिन क्या ये एक देर पास सस्टेनेबल सोल्यूशन है हमारी इकॉनमी के लिए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए भी। लेकिन आपको एक और बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल इसके बारे में बताती चलूँ कि ओवर द वीकेंड देयर इज़ अ मीडिया फ्रेंड ऑफ माइन, अ रिपोर्टर फ्रेंड ऑफ माइन फ्रॉम केनिया, जिनके साथ मैंने कनेक्ट किया। पाकिस्तानी निजात सेकेंड जनरेशन केनियन है, और उनसे जब मैंने पूछा तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग इंसाइट मेरे सामने आई। जहां हम ये समझते हैं हमारे माशरे में देखते हुए, और जितनी हमारे पास इंफॉर्मेशन पहुंच रही है कि जी कोरोना एक ऐसा मर्ज़ है जो अमीर गरीब में तफरीक नहीं कर रहा, किसी बॉर्डर्स का पास नहीं रख रहा, आप क्या ज़बान बोलते हैं इससे उसको फ़र्क नहीं पड़ता। ऑन दी अदर हैंड, केनिया में जो पहला केस डिस्कवर हुआ था कोरोना का, इट वाज ऑफ अ स्टूडेंट जो कि अमेरिका से पढ़कर वापस आया था, और उन्होंने उसको पेशेंट ज़ीरो का नाम दिया गया है, उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं करते। लेकिन केनिया में इसकी वजह से तस्वुर ये है कि कोरोना एक अमीर आदमी की बीमारी है, यानी कोई ऐसा शख्स जो बाहर जाना अफोर्ड कर सकता था, जहाज़ में बैठ के जा सकता था, उसके लिए जाहिर सी बात है ये बीमारी उनके तस्वुर में एक अमीर की बीमारी है। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम अपना पाकिस्तानी एग्जाम्पल देखते हैं तो सबसे पहले जिस तरह अगर ज़ायरीन के आने से अगर हमने समझा कि ये बीमारी एक तरह से एंटर हुई, इंट्रोड्यूस हुई पाकिस्तान में, क्योंकि हमने उसको सही हैंडल नहीं किया, फ़िल्टर नहीं किया, क्वारंटीन्स नहीं दी, तो इससे हमें ये वाज़े होता है हमारे यहाँ ये तबकाती फ़र्क नहीं है। यकीनन ये वो लोग थे जो बाय रोड सफ़र कर रहे थे, तो इनके पास महदूद वसाइल थे। ये हर इकॉनमी का, हर कंट्री का अलग अलग इसको डील करने का अंदाज़ होगा, अपने अपने वसाइल को वो लेके आएंगे। इस पर हम मज़ीद भी बात करते हैं, हमारे साथ कुछ रिपोर्टर्स भी होंगे, लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो आवर डिस्कशन अबाउट द इकॉनमी विल इंक्लूड मिस्टर इकराम सहगल विद अस, सो कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। अब ज़रा बात करते हैं एक बहुत ही अहम मौजू के हवाले से। हमने देखा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अपने तमाम ही एड्रेसेस में जो इस मौके, इस क्राइसिस के दौरान किए गए, बार बार तनबीह की उन्होंने मुनाफाखोरों को, ज़ख़ीरा अंदोज़ों को, और कहा कि इसकी हरगिज़ इजाज़त नहीं जाएगी कि इस मुश्किल की वक्त में, इस मुश्किल की घड़ी में अवाम पर मज़ीद ये परेशानी ला दी जाए। लेकिन हाल ही में सामने आने वाला एक चीनी का जो बहरान और उसका जो क्राइसिस है और उसका जो स्कैंडल है, वो बहुत सारे सवालिया निशान को जन्म देता है। फिर ये भी कि क्या ऐसे मुश्किल के मौके पे भी मुनाफाखोर या जो हमारा ऐसा तबका है जो इस वक्त राहत का काम कर सकता है, उसके तरजीहात क्या हैं, उनकी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? क्या इसको किसी तरह चेक एंड बैलेंसेस का रखा जा सकेगा, या हमारे सामने जो कोरोना का एक आलमी वबा का चैलेंज है वो इन तमाम इश्यूज़ को पलाए ताक रख देगा, बैकग्राउंड में पुश कर देगा? फिर सबसे बढ़कर ये जो आपके और मेरे जहन में सवाल है कि हम इस क्राइसिस से, इस बहरान से, इस माशी बहरान से कब तक निकल पाएंगे और उसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है। आज इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी इस तमाम सिनेरियो को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इकराम सहगल साहब। अस्सलाम वालेकुम इकराम साहब। इकराम साहब, आपकी अंडरस्टैंडिंग ये जो चीनी का और उसकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी का स्कैंडल है, सब्सिडीज़ का मामला है, इसको आप कैसे रीड कर रहे हैं? देखिए, इसकी मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड आपको एक देना चाहूँगा
कि पाकिस्तान जो बहुत लोगों को नहीं पता है, आपको हैरानी होगी सुन करके कि पाकिस्तान जितने टन्स वीट करता है 2018 में 25 मिलियन टन्स किया था जी। और 2019 में 21 मिलियन टन्स, लेकिन ये पूरे अफ्रीका से ज़्यादा था। पूरी अफ्रीका में इतना वीट प्रोड्यूस नहीं हुआ और साउथ अमेरिका में भी उतना ही वीट प्रोड्यूस हुआ। तो 2 कॉन्टिनेंट्स को वो पाकिस्तान प्रोड्यूस करता है वीट। दूसरी बात, सिमिलरली अगर आप जाएं कॉटन पर और शुगर केन पर, इस तरह हर चीज़ में हम खुद कफील हैं, ठीक। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी जो 5 अप्रैल को निकली है इनिशियल रिपोर्ट, ठीक है, डिटेल रिपोर्ट तो निकलेगी, फॉरेंसिक ऑडिट भी होती है, तो इट इज़ नॉट फेयर टू कम्प्लीटली कमेंट ऑन इट, बट जो इनिशियल फाइंडिंग्स भी हैं उसमें देखा गया है कि जो हमारे फ्यूडल्स थे, जो एग्रीकल्चर इनकम से कमाते थे, उन लोग ने, और एग्रीकल्चर इनकम से किस तरह कमाते थे, पहले वो करते थे, दबाते थे फार्मर्स को। शुगर केन लाया या वीट क्रॉप लाया, वीट क्रॉप में तो चलो गवर्नमेंट इन्वॉल्व था, सब गवर्नमेंट पास को वगैरह लिफ्ट कर लेती है क्रॉप। शुगर केन में दे डिपेंडेड ऑन द शुगर मिल्स, तो द फार्मर्स यूज्ड टू बी ड्रिवन टू देयर नीज कि वो शुगर केन क्रॉप नहीं उठाएंगे जब तक आप प्राइस डाउन नहीं करें। तो पहला अर्निंग उनकी ये हो गई। दूसरी अर्निंग उनकी हुई कि वीट को, उन्हें शुगर को एक्सपोर्ट करके और उन्हें एक आर्टिफिशियल बुहरान, एक सप्लाई की कमी, सब्सिडी भी अर्न किया जी, और उसके बाद आर्टिफिशियल बुहरान करके प्राइस हाइक कर दिया। सही, ठीक है। अब सिमिलरली वीट के अंदर मैं, वन ऑफ देम, आई विल नॉट नेम हिम, इज अ गुड पर्सन दैट आई रिस्पेक्ट एंड एडमायर और यूज्ड टू, यू नो, मैंने उनसे कुछ 5-6 महीने पहले बोला कि ये परसेप्शन मार्केट में है कि आप लोग ये वीट और शुगर एक्सपोर्ट करना चाहते तो ना करें। उन्होंने बोला नहीं इकराम साहब ये गलत बात है, हम नहीं करेंगे, ये मैं आपको बिल्कुल बोलता हूँ। साथ साथ उन्होंने बोला कि इकराम साहब इसको ज़्यादा पब्लिसिटी ना दें, यहाँ पर पैनिक क्रिएट हो जाएगा। मैं बोला बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा बहुत लिख दिया कि मैं बोला जी आप लोग ये ना एक्सपोर्ट करें वगैरह वगैरह। अब देखें इन लोगों के नाम जो आ रहे हैं, ये सब उन 4 में से, 4 कार्टेल्स में से 3 तो बड़े क्लोज हैं इमरान खान साहब के कैबिनेट। तो सबसे बड़ी सब्सिडी की अप्रूवल तो गवर्नमेंट ने ही, गवर्नमेंट ने दी, गवर्नमेंट ने दी। सबसे पहले आपने एक्सपोर्ट किस तरह कराया, क्योंकि आप देखिए मिनिस्टर फॉर फूड सिक्योरिटी साहब, जिनका काम है कि आप इंश्योर करें, क्योंकि फूड सिक्योरिटी इज अ पार्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, you have to feed your people. And at the, you know what really perplexes me, इकराम साहब, अभी थोड़े अरसे पहले जब आटे की बहरान की बात हो रही थी, जब सिंध हुकूमत चीख रही थी और बात ही की जा रही थी, तो बड़े मजे से ब्लेम शिफ्टिंग हो गई कि सूबों ने डिमांड ही नहीं की, सूबों ने खरीदा ही नहीं। अब जब पंजाब का और ये विफाक की इतनी बड़ी बात सामने आती है तो क्या रिएक्शन होगा हुकूमत का? देखिए जी, मैं रिएक्शन तो गवर्नमेंट का अपनी है। चीन में तो उनको गोली मार देते, उनकी पूरी एसेट कॉन्फिस्केट कर लेते, लेकिन हम शायद ना करें, हम उनको शायद लंदन जाने दें। लेकिन बात ये है कि देखिए आपको इमरान खान साहब को भी मौका मिला और मैं समझता हूँ आप उनको दाद दें। उनके पास कितनी प्रेशर आई होगी। सबसे पहले मैं एक और प्रेशर बताता हूँ, ये इंटेलिजेंस एजेंसी सो रही थी, उन्हें रिपोर्टें नहीं दी, ठीक है जी। और अगर रिपोर्टें दी हैं अब तो लैडर विच आई एम 100% श्योर दे मस्ट हैव गिवन, व्हाई वर दे इग्नोर्ड, हु इग्नोर्ड देम? So it is not a single chain. It's not a single chain. It's not only, there are a lot of people collaborating in it, motivated, vested. Somebody must have benefited by it. So बात ये सिंपल बात है कि इमरान खान के पास मौका है, और जब क्योंकि पूरी दुनिया कहती थी अकाउंटेबिलिटी वन साइडेड है, टारगेट ऑफ PML एंड PML, ये तो ओपन साइडेड, ओपन एंड शट चीज़ है। और मैं बाकी इमरान खान चलो जो भी करते हैं, और उनने बाय पब्लिशिंग द रिपोर्ट आई थिंक ही हैज डन अ ग्रेट job by itself, but first of all he must remove them from the councils of power. They must not sit in on cabinet decision making, they must not sit in on any decision making this thing. This is wrong because they have abused their powers. जब yes. आप अपनी ताकत का, अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करते हैं तो पहला तो नुक्ता यही हुआ कि उनको वहाँ से रिमूव किया जाए। एक दफ़ा फिर हम दोहराते चलें कि 3 तरीके से यहाँ पे जी मुल्क को, कौम को और अवाम के साथ यहाँ पे धोखा दी हुई है। सबसे पहले ये कि जो ग्रोअर्स थे, जिन्होंने शुगर केन की क्रॉप आपको देनी थी, वहाँ से आपने रोका, बाया एक मुनाफे का जरिया वो था। सब्सिडी आपने हासिल की, जाहिर सी बात है ये 10 बिलियन की सब्सिडी, 10 बिलियन की सब्सिडी थी, वो आपने कमाया।
फिर जब आपने सब्सिडी के मद में इस शुगर को एक्सपोर्ट कर दिया तो जाहिर सी बात है लोकल आपके पास सप्लाई कम हो गई और चीनी की प्राइस यहाँ पे भी ऊपर चली गई। तो इकराम साहब, ये तो सारे मुतहरिकात हैं, मुनाफाखोर आपको हर ज़माने में मिलेंगे। आई थिंक ऑफ कोर्स जैसे आपने पॉइंट आउट किया कि अब इदारे क्या करेंगे हमने देखना है, लेकिन एक आम आदमी जब ये बैठा सुन रहा है और आप उसको ये मशवरा दे रहे हैं कि आप घर में रहें, आप अपने दिहाड़ी के कामों पे भी ना जाएं, तो नाउ ही इज मोर परप्लेक्स कि मुनाफा कमाने वाले ये अमीर तो अभी भी अमीर हो रहे हैं। इसीलिए बड़ा ज़रूरी है कि अब जब आपके पास एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिचुएशन होती है जी, और वॉर सिचुएशन है, तो वॉर सिचुएशन में आपकी रूल्स एंड रेगुलेशंस गो बाय द बोर्ड। आपके पास वो कोई नहीं होता चारा, पर आपके पास एक्स्ट्रॉर्डिनरी मेजर लेना पड़ता है। सही, ठीक है जी, ठीक है जी। आपको आई मीन ऐसी ऐसी चीज़ें आपको करनी पड़ती है जो आप बोलते हैं नॉर्मल लाइफ में नहीं करते हैं। तो आपको अभी इन ऑर्डर टू गिव कॉन्फिडेंस टू द मैन, देखें टू द कॉमन मैन, द वन हु इज वर्स्ट अफेक्टेड बाय, आपको चीज़ें करनी पड़ेंगी जो वेस्टेड इंटरेस्ट आपको नहीं करने देगा। ठीक है जी। और मैं समझता हूँ कि जी अब क्योंकि मैं समझता हूँ कि यहाँ पर ये फौज और उसकी चीफ जो है वो एक पेज पर हैं विद द गवर्नमेंट। आई थिंक उनके पास नेसेसरी है कि दे गिव एन अनइक्विवोकल स्टेटमेंट कि जो कुछ इमरान करेगा टू मेक श्योर कि अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड फेयर हो, हम उनको सपोर्ट करेंगे। ठीक है जी। एंड आई थिंक एक्स्ट्रॉर्डिनरी मेजर्स आपको लेना पड़ेगा। एंड आई थिंक ये दिस टाइम इज सो राइट फॉर एक्स्ट्रॉर्डिनरी मेजर्स। इस वक्त अगर आप पूरी दुनिया में देखें, लोग कहते हैं कि जब ऐसा कोई पेंडेमिक आता है तो थिंक दैट इट एक्सपेडाइट्स द गवर्नमेंट्स रोल, क्योंकि कुछ ना करने की प्राइस इतनी ज़्यादा होती है कि करना पड़ता है। जिन चीज़ों पे इत्तेफाक राय करने में आपको शायद बहुत लंबा अरसा लग जाता है लोगों को एक पेज पे लाने के लिए, यू कैन एक्चुअली गो अहेड एंड डू इट। सो आई थिंक एक तो अकाउंटेबिलिटी की हमने बात कर ली, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं और कहते हैं, बात करते हैं इस बारे में कि मेजर्स क्या लिए जा सकते हैं। 22 करोड़ की आबादी का मुल्क है जिसमें आपके पास स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्रेन्योर्स भी हैं, दिहाड़ीदार तबका भी है, प्रोफेशनल्स भी हैं। सवाल यहाँ पे ये भी रेज किया जा रहा है कि वर्क फ्रॉम होम ये पाकिस्तान के लिए कितना सस्टेनेबल है, क्योंकि सेठ साहब तो बैठे इस वक्त ये भी देख रहे हैं कि जो लोग जिनकी काम पे ज़रूरत नहीं है और उसके बगैर भी काम चल रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि 2 महीने बाद उनको जॉब से फारिग ही कर दिया जाए। इस पे बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। $1 मिलियन क्वेश्चन, किस तरह हम बाउंस बैक कर सकेंगे, क्योंकि जो इस वक्त इम्पैक्ट आ रहा है दिस इज़ प्रॉब्ली जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। इकराम साहब क्या कहते हैं, लोग परेशान हैं कि वापस जाएं तो ऐसा ना हो कि हमें ले ऑफ कर दिया जाए, क्योंकि अगर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं देयर इज़ ऑटोमेटिकली अ सेंस ऑफ फियर कि शायद हमारी उस तरह ज़रूरत नहीं है एक इदारे को या एक ऑर्गेनाइजेशन को। देखिए बड़ी सिंपल बात है, 45% आपकी वर्क फोर्स जो है वो एग्रीकल्चर में जी, वो तो आप बंद नहीं कर सकते। आपने वीट प्रोड्यूस करना है, कॉटन प्रोड्यूस करना है, आपने पल्सेस वगैरह जो भी आपने प्रोड्यूस करना है, ठीक हो गया। तो अगर आप वर्क फोर्स आप लाते हैं, कॉटन प्रोड्यूस करते हैं, तो उसके ऊपर आपके पास जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो आपके पास 5% ऑफ द वर्ल्ड स्पिनिंग कैपेसिटी आपके पास है। ठीक है जी। तो आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री को रिस्क लेना पड़ेगा, टेक्सटाइल करना पड़ेगा, बिकॉज अभी क्योंकि सप्लाई चेन चाइना का फॉर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स ये वो अपसेट हुआ है और इंडिया का भी अपसेट हुआ है। तो आपके पास मौका है कि वियतनाम, बांग्लादेश, जितने भी गारमेंट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं वो आप पर डिपेंड टेक्सटाइल, तो आप टेक्सटाइल ग्रे क्लॉथ जो भी आप कर रहे हैं उसको आपको सपोर्ट करें। सो यू गॉट द एग्रीकल्चर गोइंग, यू गॉट टू कीप योर टेक्सटाइल इंडस्ट्री गोइंग। ठीक है जी। हाँ, आप लॉकडाउन करें अर्बन एरियाज़ में जहाँ पर आपके पास ज़रूरत हो कि भाई ऑफिस में कम कर दें एक्सेट्रा, वहाँ पर आप ज़रूर आप ये करें कि मेक श्योर कि वो अपना एम्प्लॉयज़ को रोटेट करें, एम्प्लॉयज़ को कर दें कि जी ठीक है आप रोटेशन में आएँ जहाँ पर, और सो दैट जमघटा ना बने। सवाल ये है ना, पिछले 10-12 साल, बल्कि आपको याद होगा कि परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने में आर्ग्यूमेंट ही ये थी कि वो शायद पूरी इकोनॉमी को हमारी एक सर्विसेज सेक्टर इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं। इस वक्त जो हमारे यंगस्टर्स हैं जिनके पास वसाइल मौजूद थे, जिनके पास जहन था, जो यूनिवर्सिटीज़ तक जा सकते थे, देव ऑल बिकम सर्विस प्रोवाइडर्स, चाहे उसमें इंजीनियर्स की आप बात करें, डॉक्टर्स की बात करें, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बात करें। इनमें से कुछ तो हैं हु आर इन लीडरशिप पोजीशंस और मिडिल लेवल एंड अबव,
भाव कि वो घर से भी काम करेंगे और जब हालात सही हो जाएंगे दिल गो बैक टू द ऑफिस, लेकिन यहाँ पे जो लोअर रंग्स हैं वो क्या करें? देखिए, अगर आप जिस तरह बोलते हैं ना, कीप योर टेक्सटाइल इंडस्ट्री गोइंग एंड वेरी गुड फॉर द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, राइट, एक्सीलेंट दिस थिंग, यू कीप दीज इंडस्ट्रीज गोइंग। जो डाउनस्ट्रीम है ना, जो सर्विस सेक्टर है, उसको काम मिलेगा, आप उसको काम नहीं रोक सकते। हाँ, जो आप जो सेक्टर की आप बात कर रहे हैं वो दे विल बी हिट बिकॉज उनकी एक्सपोर्ट ऑर्डर्स ड्राई अप हो जाएंगे। और तो ये लाइफस्टाइल सेक्टर भी तो है ना, जिसमें हम बात कर रहे हैं, स्टार्टअप्स में आपके पास आ जाते हैं, रेस्टोरेंट्स आ जाते हैं, जिम्स आ जाते हैं, सैलॉन्स आ जाते हैं, जो कि आपका एक छत का पहिया थे। इस वक्त आप सिर्फ कराची शहर में आप बात करें, लाखों की तादाद में सैलॉन्स हैं और फिर लाखों की तादाद में लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। बट इन द एंड इकराम साहब, your message to people because they're feeling, you know, that anxiety, that financial distress? My message to people is don't give up hope. This is a country that can feed and clothe itself. ये खुद कफील का मुल्क है, हो ही नहीं सकता। हम इस बुरान से सबसे वेल प्लेस्ड हैं टू कम आउट ऑफ दिस बुरान। नो अदर कंट्री सो वेल प्लेस्ड। एक कंट्री जो अपने को खाना अपने खा सकती है, जो अपने को क्लोथ कर सकती है, जो आपके पास सरप्लसेस हैं, और जिस तरह मैं समझता हूँ कि मैं ये बोलूँगा ज़रूर कि आपके पास एक ऑनेस्ट लीडर टॉप में बैठा है, वो गलतियाँ ज़रूर करेगा, मैं ये नहीं बोलता कि गलतियाँ नहीं करेगा, हाँ। लेकिन वो गलतियाँ करेगा, चोरी की गलती नहीं करेगा। हाँ, इर्द गिर्द जो चोर हो उनको हटाना पड़ेगा। आई थिंक दैट इज़ अ वेरी की स्टेटमेंट। थैंक यू सो मच इकराम साहब फॉर बीइंग हियर। देखिए, हमारे पास अल्लाह ताला की दी हुई हर नेमत मौजूद है, सिर्फ हमें सिद्के नियत से काम करने की ज़रूरत है, और यकीनन उन लोगों को भी गिरेबान में झांकना पड़ेगा जो इस ज़रूरत के वक्त में भी अपने मुल्क और मिल्लत से दयानतदारी करने के बजाय चंद पैसों के मुनाफे के लिए हमारा हक मार कर इन चीज़ों को बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये लम्हा फ़िक्रिया है उनके लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वील बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और जहां इससे पहले हम बात कर रहे थे कि इस वक्त हमदर्दी और एहसास होना बहुत ज़रूरी है। मुनाफे के पीछे मुल्क और मिल्लत का नुकसान ना करें, ये तमाम सरमायादारों को, तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट को और हमारे एग्रीकल्चर कम्यूनिटी को सोचना पड़ेगा। लेकिन इससे भी बढ़कर ये कि हमारे माशरे में ही आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो साहिब सरवत भी हैं और समाजी कामों में भी पेश हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं रमज़ान नाथा साहब, जिनकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अरसे से, बल्कि ऐसा कहना चाहिए कि पुश्तों से ये काम करती चली आई है कि ही कम्स फॉरवर्ड एंड ही हेल्प्स पीपल। बहुत बड़ा स्कोप है, और आफ्टर ऑल ये जो मुश्किल की घड़ी है इसमें भी इनकी जो समाजी तंजीम है वो बहुत पेश है। अस्सलाम वालेकुम रमज़ान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे मौजूद होने का, और आप ही के साथ तशरीफ रखते जवाद साहब जो इनको हेल्प करते हैं, एंड ऑफ कोर्स एज पार्ट ऑफ द सीनियर मेंबर्स टीम ऑफ हिज ऑर्गेनाइजेशन। रमज़ान साहब, इस वक्त इस मुश्किल की घड़ी में क्या फोकस है ऑर्गेनाइजेशन का, जिस वक्त हम देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लोगों को राशन की भी ज़रूरत है, लोगों को अपने रोज़गार की भी इस वक्त फ़िक्र लाहक है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह काम कर रही है इस वक्त? एक्चुअली जो है तमाम ऑर्गेनाइजेशन जो NGO लेवल के ऊपर हैं वो ही काम कर रहे हैं, जो दिख रहे हैं आपको इस वक्त। आपको पॉलिटिकल ढांचा भी सामने नज़र आ रहा है काम करता हुआ कि उनकी मजबूरी क्या है। अच्छा, हमारी इकोनॉमिकल सिचुएशन वैसे ही पहले थोड़ी वर्स्ट हुई थी, तो उसमें मुतवसत तबका तो परेशान ही रह रहा था, वो किसी हिसाब से मतलब सरवाइव ही कर रहा था। तो अब तो घर बैठ गया है, तो बहुत सारी परेशानियां उनकी आ रही हैं। इस वक्त हमारे पास जैसे जो डेटा आ रहा है, हम क्योंकि सिंध में भी काम कर रहे हैं, और ख़ासकर हम स्प्रे मुहिम हमारी जो है वो बड़ी ज़ोरों शोरों से चल रही है, और उसमें खासकर ख़वातीन जो हैं हमारे साथ उस स्प्रे मुहिम में शामिल हो गई हैं, और फिर बरादरी की सतह के ऊपर काफ़ी लोग शामिल हो गए। वोकला बरादरी हमारे साथ उसमें शामिल हो गई हैं, हमारे साथ टीचर्स शामिल हो गए हैं, फिर छोटे छोटे अपने अपने जैसे मिसाल के तौर पर कुरैशी बरादरी है, या गोदरा बरादरी है, या बोरी कम्युनिटीज़ हैं। तो ऐसी कम्युनिटीज़ इस वक्त उनकी छोटी छोटी NGOs जो हैं वो एक्टिव हो गई हैं। आपका फील्ड फोर्स, आपको वर्क फोर्स उस तरह मिल सके ताकि ये आगे जाके काम कर सके। बिल्कुल इसी तरह है, वही उसको आगे लेके जा रहे हैं। और एक्चुअली उस बरादरी ही के पता है कि अंदर किसके
कौन किस तबके से रख रहा है, उसके अंदर के हालात क्या हैं, वो एक फैमिली की तरह जस्ट लाइक जैसे लोग बात करते हैं ना कि जो सफ़ेद पोश लोग होते हैं वो तो बाहर आके अपनी ज़रूरत को जाहिर भी नहीं करते। लेकिन रमज़ान साहब, इस वक्त जो सोशल मीडिया पे कई हमें इमेजेस मिल रहे हैं, कायदाबाद में हमने देखा, पंजाब चौरंगी पे देखा, लोग मुश्तइल होकर घर से बाहर निकले। सवाल ये पैदा होता है जब आपकी NGO, बहुत सारी NGOs और इवन हुकूमती इदारे कोशिश कर रहे हैं इनको रिलीफ पहुँचाने की, तब ये इतना गुस्सा क्यों पाया जाता है? इस वक्त जो लोग इस तरह का शिकार हैं उसकी क्या वजह है आपके ख्याल में? एक्चुअली जो है ना, थोड़ी सी एहसास महरूमी रही। अगर आप कोरोना से पीछे थोड़ा बैक चले जाओ तो आपके पास बेरोज़गारी का रेशो ज़्यादा है, वो वैसे ही पोजीशन उनकी ख़राब है। फिर साथ अंदर ऐसे कि हमारी सफाई सुथराई का निज़ाम अच्छा नहीं है, उससे भी बहुत बड़े अलमिया पैदा हो जाता है। लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, पानी नहीं। आपने ख़ास एक चीज़ देखी, इस फ्रस्ट्रेशन के पीछे एक ख़ास एहतजाज हुआ कि लोग घरों से बोतलें बजा रहे थे। आपने सोशल मीडिया पे वो भी देखा। तो हम हाथ धोने का अवेयरनेस तो उनको कह रहे हैं, लेकिन उनके पास पानी होगा तो वो हाथ धोएंगे। तो बात यही है कि इस वक्त बहुत सारे हमारे वसाइल की बहुत कमी है। अच्छा जवाब साहब, बार बार जैसे बात की जाती है और पल्स को आप भी जानते हैं, मार्केटिंग से भी आपका ताल्लुक है कि एक तो फौरी खौफ है ना कि खुदा ना खासा ये बीमारी किसी को लग ना जाए, बीमारी होगी तो जान ना चली जाए, ज़्यादा मुहलिक ना हो। लेकिन उससे भी बढ़कर जो लोग घर में बैठे हुए, जो रोज़ के कमाने वाले थे, मैं बार बार यही सवाल उठा रही हूँ, आपकी उन पर क्या अंडरस्टैंडिंग है? उनको सबसे ज़्यादा क्या खौफ इस वक्त फील कर रहे हैं वो लोग कि क्या जॉब्स ख़त्म हो जाएंगी, उनका जो भी खोखा या बिज़नेस था वो दोबारा कभी रिकवर नहीं कर पाएगा? उनके क्या इस वक्त जहन में चल रहा है? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें आज यह मौका दिया, आज TV ने। और इस वक्त ऐसा सेंसिटिव मामला है ये इस वक्त जो चल रहा है कोरोना वायरस की वजह से, जो आपने सवाल किया, नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त बहुत से लोग जो हैं वो सफ़ेद पोश लोग जिसका आपने जिक्र किया, वो इस वक्त ना सामने आ सकते हैं, ना किसी को कुछ बोल सकते हैं। सही। और ऑफिसेज़ वगैरह में देख लीजिए, लोगों ने कहा कि ये कह के कर दिया गया है कि आप लोग अपने घर बैठ के काम करें। अब वो लोग जो रोज़ कमाते हैं वो कहाँ जाएंगे? हमारे फाउंडेशन, नाथा फाउंडेशन का मकसद यही है कि हम उन सफ़ेद पोश लोगों तक पहुँचें। रोड पे देखिए आप लोग मांग रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं पूरा, मगर वो सफ़ेद पोश सामने नहीं आ सकते। हम उन तक पहुंचना चाह रहे हैं। हमारा आज मकसद भी यही है कि लोग हम तक आएँ, हम और उनकी सफ़ेद पोशी को भी हमने रखना है कि उनकी मजरू ना हो, सफ़ेद पोशी मजरू ना हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस वक्त हैं, हमारा मुल्क इस वक्त बहुत मुश्किल में है, इसमें भी कोई शक नहीं है। और इसमें मुखय्यर हजरात को सामने आना चाहिए। जैसे अब मिसाल के तौर पे मैं रमज़ान साहब के साथ कोई 20-22 साल से हूँ, फाउंडेशन का ये 1 साल पूरा हुआ है हमारे। सब कते कलामी की माफ़ी चाहूँगी, मुझे ये बताइए कि कई लोग देखें, हमारे पास NGOs भी हैं जिन पे लोग भरोसा करके काम करते हैं, आपका एक मुस्तनद इदारा है, लेकिन फिर इसी तरह सोशल मीडिया पे हमारे पास वो इमेजेस भी हैं, लोग मदद का जो इमदादी सामान है वो गबन किया जा रहा है, घरों में उतर रहा है, या फिर मिकदार उसकी बहुत कम दिखाई जाती है। यानी हम इज़्ज़त नफ्स की बात कर रहे हैं, एक पेपर पे बैठ के साइन कराया जा रहा है और एक पोटली चावल की दी जा रही है। तो आई मीन क्या हो रहा है? यानी ये तो मेरे ख्याल में अजीब अजीब चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, और जितना लोग घर में बैठे हैं इस तरह की हर आने वाली क्लिप को, हर इंफॉर्मेशन को वो बिलीव भी कर लेते हैं। क्या किया जाए? एक्चुअली ज़्यादा जो है ना वो फ़ोटो सेशंस बहुत हो रहे हैं। आप अगर देखो, आपको ज़्यादा जो वायरल हुई तस्वीरें और लोगों के कमेंट्स आप उस पर अगर आप देखोगे तो वो ज़्यादा एक छोटी सी पोटली और 10 हाथ हैं और लेने वाला हाथ एक है, देने वाला हाथ 10 पैसे उड़ाए जा रहे हैं। आई मीन ये तो बहुत ही तो ये सिर्फ एक वो माफिया है जो हमेशा आके अब 2 कार्टन आपके लेके और वो मास्क के बांट दिए, 10 बोतलें आपकी सैनिटाइज़र की बांट के, और उसके बाद फ़ोटो खिंचा के और वो वापस 80 लाख की गाड़ी में बैठ के चले गए। अगर आप NGOs की तरफ सिर्फ आप एक निगाह और ज़रा से डालें, आपने उस तरफ भी ज़रा आपको डालनी चाहिए कि जहाँ पे राशन दे रहे हैं, जैसे कुछ इदारे हमारे तरह हमारे दूसरी जो NGOs हैं जो इस शहर में काम कर रही हैं, ख़ासकर कराची में, उनके दरवाज़ों पे कैसे कैसे लोग 80-80 लाख और 1.5 करोड़ की गाड़ी ले जा रहे हैं और 150-200 लोगों का राशन ले जाके और वो ट्रक ले जाके और अपनी पब्लिक से
पब्लिसिटी कर रहे हैं, चाहे उसमें पॉलिटिकल्स लोग आपको ज़्यादा दिखेंगे कि वो अपने एरिया में अपनी, लेकिन वो 1.5 करोड़ की गाड़ी बेचे ना, अगर आवाम का उनको दर्द है तो वो 1.5 करोड़ की गाड़ी बेचे और आवाम को फेवर करें। रमज़ान साहब मुझे बताएं कि इंशाल्लाह ताला हम देखते हैं 8 तारीख को शब बारात होगी, विल बी 15 डेज अवे फ्रॉम माह रमज़ान। क्या लोगों के इस वक्त तासुरात हैं? यानी हम कहते हैं ना कि अगर किसी चीज़ की एक मुद्दत हो, अगर आपसे कहा जाए कि आप इतना अरसा सब्र कर लीजिए चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, या इतना अरसे का लॉकडाउन है, ये तो लामहदूद चीज़ है। इस वक्त आप वक्त का तयन नहीं कर सकते, अवाम ऑलरेडी उकता चुकी है। आप देख सकते हैं कि जो लॉकडाउन जितना स्ट्रिक्ट 5-6 दिन पहले था, आज नहीं है सड़कों पर उसी तरह लोग रवा दवा हो गई है, ट्रैफिक 5 बजे आराम से हम करते हैं घर चले जाते हैं। कितने अरसे तक हम कर पाएंगे ये? नहीं, मैं फिर वापस वही बात आपसे करूंगा कि हमारी ये कोरोना से पहले ही बहुत सारे वेयर हाउस भी बंद हो रहे थे, बेरोज़गारी बढ़ रही थी। जिनके पास अगर 6 एम्प्लॉय थे, तो वो 3 एम्प्लॉय पे काम कर रहा था, 3 को वो नौकरी से बर्खास्त कर रहा था। आप पीछे अगर देखें तो बड़े बड़े वेयर हाउस कम होते चले गए। हमारे यहाँ रेशो जो है बेरोज़गारी का बढ़ रहा है। हमें कौम बन के उठना है या आगे करना है या बाला हुकाम है, वो एक्चुअली बेरोज़गारी ख़त्म करने की कोशिश करें। वो रेट हमारा बहुत बुरा होता जा रहा है। अच्छा, जो हम ये अब आप लोगों के सामने 2 डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स आए हैं। थोड़ी देर पहले जब हम इकराम साहब से बात कर रहे थे, उनका ओवरऑल जो मैक्रो चीज़ों को देखने का नज़रिया ये था कि देखिए जी, हम ऐसा एक मुल्क है, हमारी ऐसी एक मईशत है कि हम अपना अनाज खुद उगा सकते हैं, हम अपने लिए कपड़ा खुद बना सकते हैं, अगर हम चाहें तो हम चीज़ों को बेहतर मैनेज करके इस मुश्किल वक्त से निकल सकते हैं। लेकिन मैनेजमेंट का ही तो मसला है, अकाउंटेबिलिटी का ही तो मसला है। वरना लोग कहते हैं ना हमारे पास पानी की कमी है, ना कुदरती वसाइल की कमी है, लोग भी हमारे बड़े टैलेंटेड हैं, लेकिन हम चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते, तो हमने अपने आप को एक वल्नरेबल पोजीशन में रखा था। मज़ीद कोरोना के बाद आपकी वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम यकजा होकर, चाहे वो हमारी NGOs हो, हमारा हुकूमती इदारा हो, प्रोफेशनल्स हो, दे ऑल हैव टू कम टुगेदर। रमज़ान साहब, लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगी। जो लोग, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हम सब किसी ना किसी इदारे से तो ताल्लुक़ नहीं रखते, ऐसे वक्त में जो मुखय्यर अफराद हेल्प करना चाहते हैं, आपके इदारे के साथ काम करना चाहें, वो कैसे रीच करें आपको? मेरे साथ तो ऐसे ख़ास बात मैं आपको बताऊं कि हम कोई 26 साल से जो है ये काम कर रहे हैं, और कुछ स्टूडेंट्स की हमने फ़ीस भरना शुरू की थी। आज वो स्टूडेंट्स मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं और की सीट्स के ऊपर हैं, हमें एक्चुअली वही फंडिंग कर रहे हैं। तो हम उसी मिशन को आगे लेके और अडॉप्ट करते करते आगे जा रहे हैं। हमने कुछ स्टूडेंट अडॉप्ट किए हुए हैं, कुछ हमारे साथ जो हैं दूसरे। और मैं आपके ये आखिरी सवाल को छोटा करते हुए यही बात कह सकता हूँ कि मैं उन लोगों से कहूँगा कि अगर आपको बीमारियों से बचना है, जिनके पास जो साहिब हैसियत हैं, क्योंकि इस वक्त हमने जो बाहर देखा, जिनके मेलात हैं, जिनकी जायदादें हैं, सोने चांदी हैं, और पूरे घर से उनकी लाशें उड़ गईं। बाहर मुल्क में ऐसे भी फेंके हुए पैसे भी फेंके हुए दिखे, रोडों के ऊपर आपको फेंके हुए दिखे। लेकिन असल जो है ना, हमें इस तरफ देखना चाहिए कि हमें बीमारी से बचना है तो हम मरीज़ को दवाई खरीद के दे दें। सही, हमें बीमारी से बचना है। रमज़ान साहब, थैंक यू। जवाद साहब, लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे, आपको बताएंगे द ब्रिटिश हाई कमिश्नर टू पाकिस्तान क्रिस्टियन टर्नर साहब को खुसूसी ट्वीट करना पड़ा बिकॉज एक मुगालता आराई, एक फेक खबर पाकिस्तानी निजात ब्रितानवी शहरियों के हवाले से मंजर आम पे आई थी कि शायद अगर आपकी डुअल नेशनैलिटी है तो वहाँ की सर्विसेज आपको हेल्प नहीं कर रही थी। इस बारे में भी बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सरासर गलत है और इसकी सबसे पहले तरदीद की है द ब्रिटिश हाई कमिश्नर ऑफ ब्रिटेन टू पाकिस्तान ऑफ यूके टू पाकिस्तान। और इनका ट्वीट हम आपके सामने रखे हुए हैं जिसमें इन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। फिर इससे पहले वाले ट्वीट की तरफ हम जब गए तो उन्होंने कहा कि उनको बहुत खुशी है कि PIA ने खुसूसी परवाज़ों का एक सिलसिला शुरू किया है और जो ब्रिटिश नेशनल्स पाकिस्तान में इस वक्त अपने आप को फंसा हुआ स्ट्रैंडेड महसूस कर रहे थे, छुट्टियों पर आए थे, उनके लिए ये सहूलत की गई है। तो पहले जी बर्मिंघम पहुंची और मैनचेस्टर पहुंची ये फ्लाइट्स, और लंदन जाने का भी इरादा था। ये 2 आप इनकी ट्वीट्स दे सकते हैं जो बड़ा क्लियरली इस मामले को हल करती हैं। दूसरी तरफ आपको बताते चलें कि कुछ देर पहले से एक जहाज़ पाकिस्तान पहुंचा है जिसमें जो पाकिस्तानी शहरियत रखने वाले लोग हैं जो यूके में जो बर्मिंघम में फंस गए थे उनको वापस लेके आया गया है। ये भी बिल्कुल लेटेस्ट इतलात हैं। तो मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा इस वक्त जो अफेक्टेड तबका है वो मुसाफिर लोगों का है जिनके या तो घर वहाँ
पे हैं या यहाँ पे हैं जिनको आना या जाना उनके लिए मुश्किल था। तो बहरहाल जी उम्मीद करते हैं कि हर शख्स अपनी मंजिल तक पहुँचे और ये मुश्किलात हमारे, क्योंकि लोग इस वक्त घर में रहकर बंद रहकर बड़ी मुश्किल में आ गए। लेकिन जिस तरह हम बार बार कहते हैं कि ये 10 रोज़, ये एक हफ़्ता अब जिसका रह गया है, ये बहुत ही अहम है। तो इसमें कोशिश कीजिए कि इन हिदायत पे आप अमल दरामद कर सकें, अपने घरों में रह सकें। और यही बात हमने कुछ और अपने मेहमानों से भी डिस्कस की। अब हमारे साथ मौजूद हैं जी पाकिस्तान की, जब हम बात करते हैं एक्टिंग की दुनिया का, एक बहुत ही अहम नाम। यू बीन सीइंग हिम फॉर डेकेड्स। PTV के ज़माने से इनकी शोहरत में हर दफ़ा हर साल मुझे लगता है इजाफा ही होता है। अनगिनत कैरेक्टर्स में, अनगिनत रोल्स में आपने इनको देखा है और पसंद किया है। हमारे साथ में मौजूद हैं बहरोज़ सब्ज़ भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। कोरोना ने जहां हमारी एक्टिविटीज़ को बहुत महदूद कर दिया है, लोग इस पर काफ़ी परेशान भी हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन हर तरह की उनके पास आ रही है, फेक इन्फॉर्मेशन भी, सही इन्फॉर्मेशन भी। आप क्या कहते हैं, ये जो ड्रामे और पुराने सॉफ्टवेयर को देख के भी लोग थोड़ा महजूज हो रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को वही तसव्वुर कर रहे हैं, बहरोज़ साहब क्या उनको आप मैसेज देना चाहेंगे, क्या उनके लिए आपका पैगाम होगा? अस्सलाम वालेकुम। आज के नाजरीन, आज नेटवर्क, सबसे पहले सिद्रा आपका बहुत शुक्रिया, और आज नेटवर्क का कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं ये आवाम से पूछ सकूँ। आपका पहला जो सवाल है वो बहुत अच्छा है, बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम जितनी भी हमें इत्तलात मिल रही हैं TV के हवाले से, अखबारात के हवाले से और अपना ख्याल रखने के हवाले से, वो तो बहुत ज़रूरी है। हमें एक्जिस्टेंस मेंटेन करना है, फासला रखना है, एक दूसरे से मेल मिलाप में बहुत ख्याल रखना है, हाथ धोने हैं 20 सेकंड कम से कम, सैनिटाइज़र यूज़ करना है, मास्क लगाना है, अगर कहीं बाहर जाना है, बाहर जाना ही पड़ता है कुछ सामान लेने या ज़ाहिर ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना है। और सबसे अफजल बात यह है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल से हम मुसलमान हैं और अल्लाह पे कामिल यकीन रखते हैं, उसकी वैदानियत पे। तो अल्लाह ताला हमसे इम्तहान ले रहा है, हमें अक़ल से, समझ से और अल्लाह के ऊपर पूरा यकीन रखकर हमें इस इम्तहान से गुजरना है। और वो इम्तहान ये है कि हमें इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना है। इंशाअल्लाह ताला हम बहुत जल्द इस सारे मसले से निकल जाएंगे। बहरोज़ साहब क्या समझते हैं आप, जैसे आपने इशारा किया कि यकीनन इस मुश्किल वक्त को हमने अगर पार करना है तो अल्लाह ताला पे ईमान कामिल हमें रखना पड़ेगा। अल्लाह ताला कुरान हकीम में इरशाद फरमाते हैं इन्ना मअल उस्र युस्रा, यानी हर मुश्किल में आसानी है। तो इस वक्त जिस मुश्किल ने हमें घेरा हुआ है, हम घरों में महसूर हैं, ख़ास तौर पर जो हमारी शोबिस पर्सनैलिटीज़ हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, क्या उनके लिए अपॉर्चुनिटी इसमें आपको नज़र आ रही है? क्योंकि आप एक सीनियर अदाकार हैं, तो जितने यंगस्टर्स हैं वो इस वक्त काफ़ी परेशानी से गुजर रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें, प्रोडक्शंस रुक गई हैं, स्टॉल हो गई हैं, सब घर में मौजूद हैं। क्या आप उनको मशवरा देंगे, इसमें क्या अपॉर्चुनिटी आप देखते हैं? सिद्रा, मैं एक बहुत पॉजिटिव इंसान हूँ, हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ गया हूँ और अल्लाह ताला पे, अपने नबी पे, उनकी अहादीस पे पूरा यकीन रखता हूँ और मुझे यकीन है हर मुसलमान रखता है। हमें पूरे हौसले से, पूरे जज्बे से, पूरे यकीन से इस कोरोना वायरस का मुकाबला करना है। जहाँ तक हमारा सवाल है कि लोग पुराने ड्रामे देख रहे हैं, कंटेंट पुराना है, जाहिर है जो चल चुका है और एंटरटेनमेंट है नहीं क्योंकि सब घर में बैठे हैं जी। तो इस सारे माहौल से एक फ़ायदा ये है कि अब जो हम नया काम करें, क्योंकि अब ये जो कुछ भी हो रहा है इंशाल्लाह जब ये ख़त्म होगा तो टोटल वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो चेंज होगा। बिल्कुल। तो फर्टर्निटी का हिस्सा होते हुए, शो बिज़नेस से ताल्लुक़ रखते हुए मैं ये सोचता हूँ कि अब हम अपने जो भी, मैं ड्रामों में काम करता हूँ, जो भी ड्रामे बनाएं, जो भी इस किस्म के प्रोग्राम हों, हम ज़रूर उसमें कोशिश करें इस्लाह की, अपनी आवाम को एक अच्छा कंटेंट दें। यानी जैसे पीटीवी करता था, पीटीवी में सेल्फ सेंसर होता था, हम सब अब ख्याल रखते थे जुमलों का, हर चीज़ का, तो हम उसका ख्याल रखेंगे इंशाअल्लाह और अल्लाह ताला अच्छा करेगा, अच्छा वक्त ज़रूर आएगा।
मेरे साहब, तमाम ही एक्टर्स को लोग रोल मॉडल के तौर पे देखते हैं, जो उनकी फॉलोइंग होती है, जो उनके पसंद करने वाले फ़ैन्स हैं, उनके ना सिर्फ लाइफस्टाइल से, उनकी चॉइसेस से मुतासर होकर उन्हीं अच्छी चीज़ों को अपनाने की भी कोशिश करते हैं। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि ना सिर्फ उस कहानी, उस ड्रामे के रूप में आप इस्लाह कर सकते हैं, लेकिन जो आपके पसंद करने वाले, जो आपकी फ़ैन फॉलोइंग है, वो आपकी लाइफस्टाइल को भी फॉलो करती है। अगर आप वर्जिश करेंगे वो भी वर्जिश करेंगे, अगर आप सफाई सुथराई का ख्याल रखेंगे, और ये पावर टू इन्फ्लुएंस तमाम ही सेलिब्रिटीज़ के साथ मौजूद है। क्या आपको लगता है कि कोरोना की हिफाजती हिदायत के हवाले से और ख़ुद अपने ऊपर ये पाबंदी लगाना कि अपने आप को घरों में महसूस रखना, ये सब भी सेलिब्रिटीज़ कर रहे हैं ताकि ये इनका जो एक इमेज है, जो इनके ज़रिए ये अच्छी बात औरों तक आगे तक पहुँचे? बिल्कुल। एक पाकिस्तान के एक आर्टिस्ट होने के नाते हमारी पूरी फर्टर्निटी, हमारा फ़र्ज़ है जी कि हम अपने आवाम तक, चाहे सोशल मीडिया हो, किसी भी हवाले से, अब जैसे या आप मुझसे पूछ रहे हैं सवाल, हम अपने आवाम तक सही बात पहुंचाएं, सही पॉजिटिव। असल में हमारे यहाँ नाख्वानगी है, इलिटरेसी बहुत है, लोग समझ ही नहीं रहे हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन उनको समझने के लिए ज़रूरत है, क्योंकि जान से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। और ये ऐसा मूजी वायरस है कोरोना, जिसके बारे में बताना बहुत ज़रूरी है और उसका ख्याल रखना है। बिल्कुल। तो ये पूरी फर्टर्निटी का, पूरे जितने भी आर्टिस्ट हैं, जितने भी हमारे इस मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका फ़र्ज़ है कि हम सबको बताएं, चाहे हम उनको सोशल मीडिया पे बताएं, चाहे टेलीविज़न पे बताएं, या हम जब लोगों से मिलें, अगर दूर दूर से भी, जैसे कोई बाज़ार जा रहे हैं, और लोगों को ज़रूर बताते रहें, जो लोग फिर रहे हैं बग़ैर मास्क के, बग़ैर सैनिटाइज़र के, उनको मुहैया करें अगर उनके पास नहीं है, और उनकी मदद करें जो हम कर सकते हैं अपनी बिसात से। ये बहुत ज़रूरी है, हम सबका फ़र्ज़ है। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा बहरोज़ साहब, आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी कि जैसे आपने कहा ना कि जो लोग अभी भी नाख्वानदगी है, समझ नहीं रहे, लेकिन हमारे इर्द गिर्द, हम क्योंकि कराची शहर में रहते हैं, सबसे बड़ा शहर है पाकिस्तान का, यहाँ पे अच्छी खासी लोगों को अवेयरनेस है, यानी अपने इर्द गिर्द के लिए उसको कहना चाहिए स्ट्रीट स्मार्ट है। लेकिन ये स्ट्रीट स्मार्टनेस इस वक्त हमारे आड़े आई भी है, इसके बावजूद लोग समझ नहीं रहे। कुछ कहते हैं कि जी बड़े रिलैक्सड हैं, इन चीज़ों को सीरियसली नहीं ले रहे, कुछ समझते हैं कि वो बहुत दिलेर हैं कि बाहर निकल भी जाएँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बात कर कर, इसके बारे में बार बार ऐलानात कर कर, चाहे हुकूमती इदारे हों, चाहे सेलिब्रिटीज़ हों, हम तो एक तरह से थकते भी जा रहे हैं, लेकिन लोग हैं कि समझ नहीं रहे। क्या पैगाम देना चाहेंगे लोगों को? सिदरा, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ, लेकिन उससे पहले एक गुजारिश करना चाहता हूँ हुकूमत पाकिस्तान से, और ख़ास तौर से हमारे फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब से, कि उनको पता है, उनके इल्म में, और मुझे यकीन है इस पर काम भी हो रहा है। हमारा पूरा एक यूनिट, एक फिल्म का यूनिट बैंकॉक में पूरा 1 महीना हो गया, वो वहाँ फंसे हैं, ज़ाहिर है फ़्लाइटें बंद हैं। तो गुजारिश ये, 21 लोग हैं वो, और हमारे साथी हैं, हमारे दिल के बहुत करीब हैं, जितने भी हैं, जितने टेक्नीशियन हैं, जितने एक्टर्स हैं। सही। तो गुजारिश यही होगी कि खुदा सबसे पहले प्रायोरिटी पे उनको वहाँ से निकालें। वो बिल्कुल ठीक है, खुदा न खास्ता किसी में कोई कोरोना वायरस की वो नहीं है जी। एक तो ये, दूसरा ये है कि वही बात है कि अपने रब पे भरोसा रखें, मुसलमान होने के नाते। आखिरी पैगाम यही है मेरा, और आखिरी नहीं है, ये पैगाम हर इंसान के लिए है, और हर इंसान यही पैगाम अपने हर उस भाई को, हर उस मुसलमान को, अपने कौम के हर फर्द को यही देगा कि अपना ख्याल रखें, एहतियात रखें, लोगों से मिलना जुलना बहुत कम कर दें, और घरों में रहें, और अल्लाह ताला मदद ज़रूर करेगा। मेरा पूरा यकीन है, आप भी यकीन रखें। थैंक यू वेरी मच आज नेटवर्क। बहुत शुक्रिया बहरोज़ साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो ज़रा कुछ और सितारों से बात करेंगे, उनकी लाइफस्टाइल में क्या तब्दीली आई है, और ख़ास तौर पे इस क्राइसिस के बाद की दुनिया को वो कैसा तसव्वुर करते हैं। हमारे आज के चैलेंजेस में अगर सबसे बड़ा ये है कि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम बहुत बेहतरीन नहीं था, या हमने उसको उतनी तवज्जो नहीं दी जितना का वो मुस्तहिक था, तो क्या इसके बाद हम तब्दीली की उम्मीद रख सकते हैं? क्या हमारी तरजीहात में सबसे अव्वलीन तरजीह हमारा हेल्थ केयर सेक्टर, हमारा तालीमी निज़ाम होगा? क्योंकि शायद इस मसले पे हम कहीं तौर पे बेहतर तरीके से हम चीज़ों पे अमल कर सकते, मोबिलिटी हमारी ज़्यादा होती अगर हम लोगों को बात समझा सकते। लेकिन जो चीज़ आड़े आ रही है वो यही कि तालीम की कमी और हमारे हेल्थ केयर का उतना रोबस्ट ना होना। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। एक दफ़ा फिर आपको रिमाइंड कर दूं, आज है जी मंडे को फेसबुक लाइव एट 10 PM होगा। यानी अगर आपने अभी तक मेरे फेसबुक के पेज को ज्वाइन नहीं किया है प्लीज़ कर लीजिए, ताकि आज ज़रा शाम में हम मौजूदा हालात के ऊपर गपशप लगाएं। टॉपिक आज का क्या होगा, साइकोलॉजिकली क्या इम्पैक्ट आ रहा है। 4 बड़े खौफ हैं, 4 बिग फियर्स जिनका हमने सामना करना है मिनहसुल इंसानियत, कि हम सिर्फ एक कौम की बात नहीं कर रहे, पूरी ह्यूमैनिटी को जिन 4 चैलेंजेस का सामना होगा उस पर हम बात करेंगे आज रात को। लेकिन इस वक्त प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, आपको बताते हैं पाकिस्तान के नंबर्स। जनाब अली, पिछले 24 घंटों में 397 नए पॉजिटिव केसेस पाकिस्तान में कोरोना वायरस के रिपोर्ट किए गए हैं। अब हमारी कुल तादाद अगर हम बात करें पेशेंट्स की, वो हो गई है 3277। इसके अलावा टोटल रिकवरी की अगर बात की जाए कि कितने लोग पॉजिटिव हुए थे और वो अल्हम्दुलिल्लाह शिफायाब होकर अब अपने अपने घरों को चले गए हैं, वो नंबर है 257। तकरीबन 250 से कुछ ज़्यादा लोग इस वक्त शिफायाब हो चुके हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ डेथ्स की बात की जाए कि कितनी अमवात हुई हैं कोरोना की वजह से पाकिस्तान में, ये नंबर इस वक्त खड़ा है 50 पे। आगे बढ़ते हैं जी, आपको बताते चलें कि टोटल नंबर ऑफ टेस्ट जो इस वक्त पाकिस्तान में मुकम्मल कर लिए गए हैं कोरोना वायरस के, वो हैं 35,875। यानी तकरीबन 35,000 से कुछ ज़ायद टेस्ट पाकिस्तान में कंडक्ट किए गए हैं। इसमें से तकरीबन 1900 टेस्ट यानी 1900 टेस्ट हम देख सकते हैं कि पिछले 24 घंटों में हुए हैं, जिसका अभी नतीजा आना है। मुल्क भर में 450 से ज़्यादा आइसोलेशन सेंटर्स और कोरोना सेंटर्स के इदारे कायम किए गए हैं। इसमें मजमूई तौर पे इस वक्त 17,800 के करीब पेशेंट्स आइसोलेटेड हैं, यानी जो कोरोना के हो सकता है पॉसिबली उनमें कोरोना हो या ना हो, उनको आइसोलेट किया गया है, क्वारंटीन किया गया है। तो ये बड़ी तादाद है नंबर्स की जी। इसमें देखना अभी ये भी है कि इसमें से कितने पॉजिटिव केसेस होते हैं, लेकिन एहतियाती तौर पे इनको क्वारंटीन किया गया। आज सुबह की खबर हमने आपको बताई कि 300 ट्रैवलर्स मुसाफिर मैनचेस्टर से वापस पाकिस्तान पहुँचे हैं। इनके लिए भी अब ज़रूरी अवामिल यही होंगे कि इनको 14 दिन तक क्वारंटीन किया जाए, फिर उसके बाद उनको टेस्ट किया जाए। जनाब आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। अब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कि फास्ट बॉलर क्रिकेट शायकीन के लिए हो गई ये सेगमेंट। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद इरफान। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। सबसे पहले अगर बात की जाए कोरोना वायरस की ही, इस वक्त हम देख रहे हैं कि चाहे सेलिब्रिटीज़ हों, प्रोफेशनल्स हों, जो घर में रह सकता है उसने अपने आप को सेल्फ आइसोलेट किया हुआ है। इरफान, आप भी सेल्फ आइसोलेशन में हैं, ये वक्त कैसे गुजार रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सिद्रा, असल में सुबह अर्ली मॉर्निंग जिस तरह हम मुसलमान हैं तो उठ के नमाज पढ़नी होती है, तो उसके बाद जो हमारी रूटीन होती है, पहले तो हम ग्राउंड में जाते थे, तो अभी घर में रह के सारी अपनी एक्टिविटी करनी पड़ती है। घर के लॉन में बाहर चला जाता हूँ, अपनी जो नॉर्मल का एक्सरसाइज होती है वो करते हैं। तो एक्सरसाइज से फ्री होके फिर ब्रेकफास्ट करके तो 1-2 घंटे फिर नींद कर लेता हूँ। तो उसके बाद फिर अपनी जो दूसरी घर के मामूल के काम है घर के अंदर रह के, तो उसमें ज़्यादा दिन गुजर जाता है। उसके बाद फिर फैमिली के साथ होता है, बच्चों के साथ कोई खेल खेल ली, उसमें अपनी एक्टिविटी होती है। और उसके बाद फैमिली के साथ, वाइफ के साथ मिलके किचन में चले जाते हैं। चले, ये भी बहुत अच्छा हो गया हमारे लिए कि किचन के काम भी सीख रहे हैं वाइफ से, उनके साथ सही किचन में जो चीज़ें होती हैं साथ हाथों उठाते हैं उनका, और कोई चीज़ें मैं बना लेता हूँ, कोई फैमिली बनाते, इस तरह ही अपना टाइम पास कर रहे हैं। यानी आप मिसाली फादर और मिसाली हस्बैंड बने हुए हैं, घर के कामों में भी हिस्सा ले रहे हैं, फिर बच्चों के साथ भी वक्त गुजार रहे हैं। और सबसे मुझे इंटरेस्टिंग ये लगा कि मुझे लग रहा था ये सिर्फ हमारा ही मसला है कि हमें वक्त बेवक्त भूख भी लग रही है और नींद भी आ रही है, लेकिन आपने कहा आप भी दोपहर के वक्त कुछ कहलूला कर लेते हैं। मुझे ये बताइए, मैं देख रही थी कि खुसूसन इस अवेयरनेस कैंपेन के हवाले से आपने भी अपना हिस्सा डाला, मास्क और ग्लव्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए, लीफलेट्स भी, ताकि लोगों में आगे ही बढ़े। ये एक्सपीरियंस कैसा था और जब आपने लोगों से इंटरैक्ट किया तो कैसा महसूस किया? उनके लिए यही था कि हमारा बुरवाला का इलाका, इसमें गांव के लोग काफ़ी होते हैं, तो उनको इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी। तो मैंने सोचा जिस तरह हुकूमत के दूसरे अदारे काम कर रहे हैं हमारी केयर के लिए, जिसमें पुलिस, आर्मी और जितने भी पाकिस्तान के अदारे हैं जो इस चीज़ में हिस्सा ले रहे हैं, मैंने कहा थोड़ा हिस्सा मैं भी मिलाऊँ। और मैंने बाहर निकला हूँ थोड़ा, तो अपनी केयर करके निकला था। तो पेट्रोलिंग पुलिस के साथ मिलके, जो कोई बाइक पे कोई ज़रूरी काम से जा रहा था, तो उनके साथ मिलके मैंने उनको बताया कि आपने अगर कोई एमरजेंसी है तो आपने घर से निकलना है, नहीं तो आपने ज़्यादा अपने आप को घर में रखना है, क्योंकि ये जिस तरह का वायरस है
इसमें आप इलाज से बेहतर इसका सबसे ज़्यादा एहतियात है। तो वो चीज़ें बताई थी उनको, मास्क भी तकसीम किए थे और उनको ये बताया कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी थोड़ी देर बाद 20-20 सेकंड के लिए अपने हाथ धोने हैं, दूसरी चीज़ें इस्तेमाल करनी है। तो और अगर आपको इमरजेंसी कहीं आपको बाहर जाना भी पड़े तो आपने मास्क यूज़ करके वहाँ पे जाना है। और ज़्यादा केयर ये करनी है कि कहीं भी हजूम हो तो आपने उसके अंदर नहीं दाखिल होना, तो वहाँ से फासले पे खड़ा होके नेचुरल हमारा सलाम में है, जिस तरह हमारी एक नेचुरल बनी है कि हम दोनों हाथ से सलाम लेते हैं, एक हाथ से, वो भी आपने दूर से सलाम करके थोड़ा फासला रखना है उनसे। तो क्योंकि वायरस इस तरह का है कि इसमें जितनी हम एहतियात करेंगे उतना अपने आप को भी सेफ रखें, अपनी फैमिली को और पूरे पाकिस्तान के लिए भी बहुत अच्छा होगा। तो इसलिए मैं बाहर निकला था। तो यही लोगों से मेरी भी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में रहें और अपनी फैमिली का ध्यान रखें, और जो जो चीज़ें हुकूमत के अदारे और जो चीज़ें हैं उनके साथ मिलके आप जिस तरह बताया जाता है आप उस पर अमल करें, क्योंकि इस वायरस को हमने ज़्यादा से ज़्यादा मिलके और एहतियात के साथ और हुकूमत के साथ मिलके इसको शिकस्त देनी है। और इस तरह की चीज़ें और जो अपने लोगों को दूसरों को नहीं पता आपने उनको भी बताना है। बिल्कुल तो सही कह रहे हैं। और इरफान यहाँ पे ना मैं ये कहना चाहूँगी कि जहाँ हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली एडमिनिस्ट्रेटिवली इस चीज़ का चैलेंज आता है कि भाई लोगों तक आगाही कैसे पहुँचाएं, लेकिन मैं पर्सनली इसको कल बैठ के आई वाज जस्ट रिफ्लेक्टिंग ऑन इट कि हमारे लोग हैं कितने मासूम, कितने भोले भाले बेचारे। हम उनका मजाक भी उड़ा देते हैं। वीडियोज़ भी इस तरह की वायरल की हुई है कि अगर जी कोई बाइकर जा रहा है, आपने उसको सैनिटाइज़र दिया तो उस बेचारे को पता ही नहीं है कि इसको हाथों पे लगाना है, वो उसको समझ रहा है कोई दवा है और उसको मुझे पी लेना है। आई मीन ये इतने भोले से लोग होते हैं, इनको बहुत आसान ज़बान में चीज़ें समझानी पड़ेंगी। और यही तबकाती फ़र्क है, यानी कुछ लोगों को शायद ये बात आसानी से समझ आ जाए, लेकिन फिर कुछ मजबूर तबका भी है जो डेली वेजर्स हैं, जिन्होंने बाहर निकलना है। उसके लिए क्या कहेंगे इरफान? यानी आप और मैं तो शायद घर में बैठ के थोड़ा टाइम इस तरह गुजार के अफोर्ड कर सकें, लेकिन हुकूमत भी मैकेनिज़म्स बना रही है। आज मैं सुबह भी बात करी थी, NGOs भी इस पर काम कर रही हैं। क्या होना चाहिए कि ये जो डेली वेजर्स हैं उनके लिए हम रिलीफ कर सकें? उसमें सिलसिला यही है कि हमने दोस्तों ने मिलके और मेरे भाई ने मिलके एक दो काम इस तरह के किए हैं कि काफ़ी मुश्किल है इस टाइम, जिस तरह के लॉकडाउन की वजह से जो हमारे दिहाड़ीदार तबके के लोग हैं और जो इस तरह के लोग हैं जो कि मतलब रोजाना उतना कमाते थे जितना वो शाम को खाते थे, सही, तो उनके लिए काफ़ी मुश्किल है। तो लेकिन इस मुश्किल से हमने साथ मिलके सबको, तो उनको भी साथ लेके चलना है। तो उसमें यही है कि जो जितने भी सादे हैसियत हैं उनसे मेरा यही पैगाम है कि आप बाहर निकलें और जहाँ जहाँ आपको कोई चीज़ नज़र आती है आप उनकी मदद करें। और मदद भी इस तरह होनी चाहिए कि मतलब एक होता है काफ़ी हजूम, क्योंकि हजूम से हमने यहाँ से दूर रहना है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि जो भी आपके पास सोर्सेज हैं आप उनको इस्तेमाल करते हुए जो राशन आपने तकसीम करना, कोई भी चीज़ आपने जिस तरह भी आपने उनकी हेल्प करनी है जी, तो आप वो चीज़ें उनके घर तक पहुँचा दें तो वो अच्छा ये बात बार बार की जा रही है इरफान के सफ़ेद परम रखें। हो सकता है कई लोग तो आपको ऐसे नज़र आएंगे जिसपे एक डिबेटेबल इशू है, कल हम इस पर भी बात करना चाहेंगे कि भाई कुछ लोग ऐसे हैं जो आप को लग रहा है कि शायद वो आपसे गलत बयानी कर रहे हैं, वो मजदूर तबका नहीं है लेकिन वो इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए क्योंकि लोग निकले हैं मदद कर रहे हैं तो वो मदद से वो राशन लेना चाहते हैं, एक वो तबका है। लेकिन जो एक्चुअली तकलीफ़ में है उनमें से तो कई लोग ऐसे हैं जो बाहर आके उनके लिए बायस शर्मिंदगी है कि वो अपनी ज़रूरत का लोगों पे इजहार भी करें। लेकिन सबसे बढ़कर ये इरफान के, अभी मैं थोड़ी देर पहले बहरोज़ भाई से बात कर रही थी, हमने पूछा कि भाई सिनेरियो क्या है इस वक्त। अगर हम सिचुएशन को देखें तो तमाम चीज़ें एक जगह रुक गई हैं, प्रोफेशनल्स के बड़े बड़े प्लान रुक गए हैं, प्रोडक्शंस रुक गई हैं। उन्होंने बताया कि एक 21 मेंबर्स का पाकिस्तानी प्रोडक्शन क्रू है जो थाईलैंड में रुक गया है, यानी स्ट्रैंडेड है, वहाँ पर उनको वतन वापस लेके आना है। आपसे पूछना चाहूँगी PSL के हवाले से, बड़ा इंतज़ार था और जाहिर सी बात है कई लोगों की मेहनत इसमें शामिल होती है, इतने बड़े बड़े स्टार्स पाकिस्तान आए हुए थे। वैसे तो हम देखें तो थ्रू आउट द वर्ल्ड ही ओलंपिक्स डिले हो गया, पोस्टपोन हो गया। आप बहैसियत एक एथलीट के और ख़ास तौर पे एक क्रिकेटर के PSL के कैंसिल होने को उसका आपने क्या रद्द अमल लिया था? उसके मुताबिक मेरा यही है कि थोड़ा तकलीफ तो हुई थी क्योंकि हम टॉप पे जा रहे थे, तो लेकिन ये हमारे लिए बहुत बेहतर भी हुआ है क्योंकि ये जिस तरह का आपने वायरस और ये कोरोना वायरस जिस तरह पूरे वर्ल्ड में जितनी भी एक्टिविटी थी उनको बंद कर दी हमारी सेफ्टी के लिए।
और जो हमारे लोग फैन और जो शायकीन देखने आते थे उनकी सबकी सेफ्टी के लिए पीसीबी का और जो फ्रेंचाइज के जितने ओनर थे इन्होंने बैठ के मीटिंग करके जो भी इन्होंने डिसीजन लिया बहुत अच्छा था। तो लेकिन इससे जिस तरह पीएसएल के शुरू के मैचेस हुए हैं, जितने भी आपने मैचेस देखे हैं उसमें क्राउड को देख के मैंने बहुत क्रिकेट खेली है, कंट्री के बाहर भी खेली है, इतना मजा नहीं आया मुझे जितने पीएसएल में अपने मुल्क में खेल के मजा आया। और इसका मैसेज भी पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा गया है कि मतलब हम एक पुरअमन कौम है, हम मतलब कोई भी एक्टिविटी हो, जिस तरह स्पोर्ट्स की काफी देर से हम मिस कर रहे थे क्रिकेट को, तो अपने घर में क्रिकेट आई है तो लोगों ने जिस तरह उसको वेलकम किया है। और सबसे खुशी की बात ये थी जब हम मुल्तान पहुंचे हैं, जो वहाँ के लोग थे और जिस तरह उन्होंने हमें वेलकम किया, जिस तरह वो स्टेडियम में आके हमारी टीम को उन्होंने अप्रिशिएट किया और बैकअप किया, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बड़ा मज़ा आया। तो इसका मैसेज बड़ा अच्छा हुआ, पूरे वर्ल्ड में मैसेज बहुत अच्छा गया है। तो नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह पीएसएल होगा, उसमें भी खेलेंगे और जो भी फ्रेंचाइज होगी, जो भी टीम होगी उसकी नुमाइंदगी करते हुए और अपने इस पीएसएल को एंजॉय करेंगे। तो लेकिन ओवरऑल जो भी हुआ तो पूरे वर्ल्ड में और पूरी दुनिया में एक वायरस इस तरह का था ना कहानी आफत थी जी, उससे तो हमने निपटना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफात मौजूद होने का और इतना पॉजिटिव लोगों को मैसेज देने का कि आसान नहीं होता है जिसके लिए आप इतनी तैयारी करें, एक अपनी मंजिल की तरफ बढ़ें और चीज़ें रुकें, लेकिन सच इज़ लाइफ, इट इज़ अनप्रिडिक्टेबल। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे और आपको बताएंगे अभी भी बेएहतियाती का क्या आलम है और इसकी हमारे पास बहुत सारी खबरें पहुँच रही हैं, लेकिन आपको दिखाएंगे द लेटेस्ट फ्रॉम द स्टोर्स एंड सुपर मार्केट्स इन कराची। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए आज पाकिस्तान।